नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनुप उपाध्याय। साथियों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या किसी छोटे से पड़ोसी देश का चुनाव पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस हिला सकता है, तो पहली नजर में हो सकता है कि आपका जवाब शायद ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि बिल्कुल हिला सकता है, और वो भी बहुत जोर शोर से। आज से मात्र 3 दिन के बाद यानी कि 12 फरवरी 2026 को होने वाला बांग्लादेश का संसदीय चुनाव कोई साधारण लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत की ईस्टर्न सिक्योरिटी कितनी सुरक्षित रहेगी, पाकिस्तान को साउथ एशिया में कितनी स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, और चीन अपनी बेल्ट रोड जियोपॉलिटिक्स को कितनी गहराई तक पुश कर सकता है। यानी सिर्फ धक्का की सत्ता का बवाल नहीं, यह है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच चल रही रणनीतिक शतरंज का अगला निर्णायक चाल। और आज के इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे बांग्लादेश का चुनाव और साउथ एशिया की बदलती ताकत का ज्योमेट्री। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचार को बहुत ध्यान से देखिए। बांग्लादेश के बहुत सारे युवा, बांग्लादेश के बहुत सारे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े रहते हैं। साथियों, मैं तटस्थता के साथ इस वीडियो को बनाता हूं। आपके फीडबैक कई बार पॉजिटिव आते हैं और कई बार नेगेटिव आते हैं, लेकिन आपको मैं यही निवेदन करूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अपने विचार को दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, बांग्लादेश में नया पीएम, भारत पाक चीन की नजर। कुछ समाचार पत्रों को हम ले लेते हैं जिन्होंने इसे प्रमुखता से लिया है। राइटर्स और द डेली स्टार, दो समाचार पत्रों को आज के लिए हमने लिया है। राइटर्स लिखता है, बांग्लादेश वोट्स इन वर्ल्ड्स फर्स्ट जेन जेड इंस्पायर्ड इलेक्शन। डेली स्टार लिखता है, नियरली 1 मिलियन लॉ एंड फोर्सेस डिप्लॉयड अहेड ऑफ फेब 20 इलेक्शन। और आपके स्क्रीन पर ये 4 देशों के नेतृत्व करता है, जिसमें आपको चाइना, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। साथियों, 35 साल के युग का समाप्त हुआ है 2024 में। 1991 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति असल में दो नामों के इर्द गिर्द ही सिमटी थी। एक थी शेख हसीना और दूसरी थी खालिदा जिया। 3 दशक से भी ज्यादा समय तक सत्ता हसीना बनाम खालिदा के बीच में ही घूम रही थी और राजनीति व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता बन चुकी थी। लेकिन 2026 से पहले इतिहास बदल गया। 35 साल के बाद पहली बार दोनों नेता चुनावी राजनीति से बाहर हैं। आवामी लीग के ऊपर प्रतिबंध है और देश इंटरिम गवर्नमेंट के अधीन। इसका अर्थ क्या है? इसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि यह सिर्फ लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, यह है पॉलिटिकल वैक्यूम और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, जहां अंदर से लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर और बाहर से इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जैसे खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चलने को तैयार है। अगर मैं बहुत साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि बांग्लादेश अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो पॉलिटिकल चेसबोर्ड बन चुका है। और यही कारण है कि 2026 का चुनाव सिर्फ बांग्लादेश का ही चुनाव नहीं है, पूरे साउथ एशिया का भविष्य तय करने वाला यह चुनाव है। आपके स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। 1991 से 2024 तक बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना दाएं साइड में है और खालिदा जिया ये बाएं साइड में है। इनका इंतकाल हो चुका है और ये इस समय भारत में शरण लेकर है। इन्हीं का दबदबा रहा और 35 साल के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें ये दोनों की दोनों जो हैं वो मौजूद नहीं है। साथियों, हमने कहा कि इस समय इंटरिम गवर्नमेंट है और यूनिस का फैक्टर है। यूनिस का फैक्टर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अगस्त 2024 से नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहा है। नाम भले ही टेक्नोक्रेट का हो, लेकिन असर पूरी तरह से जियो पॉलिटिकल है। और इसी अंतरिम दौर में बहुत कुछ बांग्लादेश में बदला है। जैसे कि भारत के साथ रिश्तों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। सीमा की बात करें, सुरक्षा की बात करें या राजनीतिक विश्वास की बात करें, इन सभी में गिरावट आ चुकी है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश 1971 के पहले वाली स्थिति में आ रहा है, यानी कि री एंगेजमेंट आ रहा है। डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, सॉफ्ट नॉर्मलाइजेशन चल रहा है। और चाइना के साथ अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक डिपेंडिंग बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चाइना, पोर्ट्स पर चाइना, कनेक्टिविटी पे चाइना, लेवरेज में चाइना हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सबसे बड़ा संकेत यही है कि हसीना का जो समय था, शेख हसीना का, वहां इंडिया फ्रेंडली बांग्लादेश था, लेकिन पोस्ट हसीना एरा जो है वहां
स्ट्रेटजिक रीबैलेंस कर रहा है। यानी कि अब बांग्लादेश किसी एक धुरी यानी कि इंडिया सेंट्रिक पर नहीं है, बल्कि मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी की ओर आगे बढ़ रहा है। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक चिंता है, क्योंकि यह बदलाव शांत नहीं बल्कि पावर ड्राइवन है। और इस रीबैलेंसिंग का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को मिलने वाला है तो हो सकता है कि वो या तो पाकिस्तान हो या तो चीन हो। साथियों, भारत के लिए बांग्लादेश पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि उसकी रणनीतिक रीढ़ है। और भारत की चिंता भावनात्मक नहीं बल्कि स्वतः स्ट्रेटजिक कैलकुलस है। भारत का नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम सात बहनें कहते हैं, उस क्षेत्र को एक बार मैं आपके सामने मैप पे लाऊं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊं। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये भारत के नॉर्थ ईस्ट का मैप दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है, और ये बीच में सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कि हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, पश्चिम बंगाल में स्थित। इसकी चौड़ाई अगर हम बात करें तो 22 किलोमीटर है और भारत की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का आयात निर्यात इसी रास्ते से होता है, और रास्ता अगर बंद हुआ तो पूर्वोत्तर भारत से देश कट जाएगा। और मोहम्मद यूनुस जब चीन की यात्रा पे थे तो उन्होंने सेवन सिस्टर्स को लेकर कहा था कि भैया इनके निर्णायक हम ही हैं, और यह भी कहा था कि बे ऑफ बंगाल के मालिक जो है, गार्जियन हम ही हैं। तो ये चीजों को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, जो कि चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन है। अगर ढाका हॉस्टाइल या अनस्टेबल हुआ तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक, मिलिट्री मोबिलिटी तीनों खतरे में आ जाएगी। साथियों, बांग्लादेश के बॉर्डर पर सुरक्षा हमारी बीएसएफ करती है और बांग्लादेश तरफ से बीजीबी, और दोनों के बीच में तनाव है। और ये तनाव तस्करी को लेकर है, चाहे हथियारों की तस्करी हो, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो, चाहे मवेशियों की यानी कि कैटल। बॉर्डर पे फेंसिंग पर लगातार विवाद है, अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है, और भारत के लिए डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक ये इशू बन जाता है कि अगर अनस्टेबल बांग्लादेश होगा तो इंटरनल सिक्योरिटी और भारत के ऊपर दबाव बढ़ेगा। साथियों, बांग्लादेश में ग्रेटर बांग्लादेश के मैप जारी किए गए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट जो कि लैंडलॉक्ड रीजन को अपना बताया गया। और ये स्टेटमेंट सिर्फ रेथोट्रॉटिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजिक संदेश है, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो है एक बहुत तनाव की बात है। और ये इंटरनेशनल परसेप्शन शेपिंग की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो भारत को चाहिए कि बांग्लादेश में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, मॉडरेट पॉलिटिक्स हो, कट्टरपंथता ना हो, और इंडिया सेंसिटिव लीडरशिप है, क्योंकि बांग्लादेश में अगर अस्थिरता रही, इंस्टेबिलिटी रही, तो सीधे भारत की स्ट्रेटजिक स्पाइन के ऊपर वार होगा। और यही वजह है कि ढाका की सत्ता में होने वाला हर बदलाव दिल्ली के लिए एलान बेल बन जाता है। साथियों, 1971 जब पाकिस्तान दो भागों में बटा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का मजबूत नेतृत्व था, लेकिन 1971 से आगे निकलने का कोशिश जो है वो बांग्लादेश कर रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति का स्थायी सूत्र रहा है कि इंडिया माइनस स्ट्रेटजी, यानी कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पूर्व का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1971 की हार से निकलने का एक भू राजनीतिक द्वार है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान बांग्लादेश के क्षेत्र में जो नई एक्टिविटी कर रहा है, इस बात को लेकर आप ये समझ सकते हैं कि अगर इस पर हम चर्चा करें तो आप ये समझ सकते हैं कि इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में व्यापार की बात करें, समुद्री आवागमन की बहाली की बात करें, आर्थिक सामान्यीकरण की शुरुआत हो चुकी है, ढाका और कराची के बीच में सीधी उड़ान शुरू हो चुकी है। ये प्रतीकात्मक भी है और रणनीतिक भी। शार्क को पुनः सक्रिय करने की बात की गई है, और उससे भारत को अलग थलग करने का जो नरम प्रयास किया जा रहा है, यह भी भारत के लिए जो है चिंताजनक है। साथियों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जिस प्रकार से सैन्य और कूटनीतिक संवाद हो रहा है, जिससे विश्वास निर्माण नहीं हो रहा बल्कि रणनीतिक जमावट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान का असली लक्ष्य यही है कि भारत पर रणनीतिक दबाव दिया जाए, पूर्वी मोर्चे से भारत का ध्यान बटाया जाए, बांग्लादेश को भारत विरोधी संतुलन के रूप में उभारा जाए, और इस्लामिक एकजुटता का कार्ड खेला जाए, और धार्मिक पहचान के जरिए भावनात्मक सेतु पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जोड़ा जाए। और यही काम है पाकिस्तान का बांग्लादेश में एक्टिव होने का। साथियों, 1971 के बोझ से पाकिस्तान मुक्त होना चाहता है, और बांग्लादेश के साथ सामान्यीकरण और नैतिक और मनोवैज्ञानिक समापन जो है उसको करना चाहता है। यानी कि संदेश साफ है कि हम अतीत के दोषी नहीं, दक्षिण एशिया के बराबर हिस्सेदार हैं। और यह भारत के लिए एक लाल संकेत है, या रेड फ्लैग हम कह सकते हैं, खतरे की निशानी है, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकी, पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में पूर्व संतुलित बांग्लादेश
भारत के लिए तनाव की बात है, क्योंकि इसी कारण ढाका इस्लामाबाद की ओर अगर नजदीक होता है तो दिल्ली के रणनीतिक रडार जो है वो एक्टिव हो जाएंगे। और यहां आप चीन को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यहां केवल भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। साथियों, चाइना को भी अगर हम देखें तो चाइना साइलेंट बट स्ट्रांग प्लेयर के रूप में खेल रहा है। चीन चुनाव नहीं देखता है, वह सिर्फ आउटकम देखता है, और चीन के लिए बांग्लादेश कोई भावनात्मक साझेदार नहीं बल्कि शांत लेकिन गहरे प्रभाव वाला रणनीतिक मोहरा है। चीन की प्राथमिकता बांग्लादेश को लेकर है कि वो वहां बंदरगाह बनाए, सड़कें बनाए, ऊर्जा परियोजनाओं पर खर्चा करे, बांग्लादेश को कर्जा दे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर करे, जिससे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना जाए, बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, टैक्स फ्री एक्सेस करे, जिससे चीन के सामान बहुत आसानी से बांग्लादेश के बाजार में पहुंच जाए और बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उपयोग किया जाए, क्योंकि वहां सस्ता लेबर मिलेगा। रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी चाइना चाहता है कि बांग्लादेश को ड्रोन दे, सर्विलांस सिस्टम दे, साइबर और आईएसआर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे, और बिना सैनिक भेजे स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अपना बांग्लादेश में बनाए। साथियों, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और इंडियन ओशियन रीजन में चीन अपनी पकड़ बहुत मजबूत करना चाहता है, और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए यह संवेदनशील क्षेत्र है। और चीन का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि सरकार कोई भी बने, लोकतांत्रिक हो, सैन्य समर्थित हो, अंतरिम हो, गठबंधन, उससे कोई मतलब नहीं। चाइना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, चाइना अपने प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए तैयार है, क्योंकि चीन के लिए बांग्लादेश एक देश नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और यही कारण है कि जहां भारत सरकार की स्थिरता देखता है, वहां चीन सिर्फ परिणाम देखता है और उसी पर दांव लगाता है। साथियों, बांग्लादेश का चुनाव एक परिणाम नहीं है, बल्कि 3 संभावित रास्ते खोलता है, और हर रास्ता भारत की सुरक्षा और कूटनीति को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। अगर बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार आती है, जो कि सबसे संभावित है, तो भारत के लिए सबसे संवेदनशील विकल्प के रूप में होगा, क्योंकि बीएनपी की सरकार भारत से दूरी बना के रखती है, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट है, और पाकिस्तान को यहां से स्पेस मिल सकता है। अगर बीएनपी की सरकार आएगी तो चीन का निवेश बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस कॉपरेशन पर। अगर वीक गवर्नमेंट आता है, यानी कि सबसे अस्थिर परिदृश्य की बात करें, तो बांग्लादेश में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस यानी कि बाहरी हस्तक्षेप बढ़ेंगे। चाइना, पाकिस्तान इस क्षेत्र में एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर बन के उभरेंगे, रीजनल इनस्टेबिलिटी रहेगी, अस्थिरता रहेगी। तो बॉर्डर की समस्या, रिफ्यूजी की समस्या, इंटरनल अनरेस्ट यानी कि आंतरिक अस्थिरता की समस्या रहेगी, यानी कि कमजोर सरकार कहीं ना कहीं भारत के लिए सबसे तनाव की बात हो और भारत के लिए सबसे नुकसान पहुंचाए। तीसरा जो पक्ष है, जो कि जमात इस्लामी है, अगर जमात इस्लामी की भूमिका बढ़ गई, जो कि संख्या में कम हो, लेकिन उसका असर ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि वह कट्टरपंथ सोच वाले हैं, और इससे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होगा। भारत के बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट और माइनॉरिटी इशू जो है वो बढ़ जाएंगे, और इससे पाकिस्तान को वैचारिक लाभ मिलेगा, क्योंकि इस्लाम को लेकर जो है एक नैरेटिव का खेल खेलना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, बांग्लादेश का चुनाव परिणाम सरकार से ज्यादा साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को तय करेगा, और इसलिए भारत स्थिर और मध्यम मार्गी सरकार चाहता है। पाकिस्तान अवसर ढूंढ रहा है और चीन हर परिणाम के लिए पहले से तैयार है, और यही बात है कि इसे सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भू राजनीतिक टर्निंग पॉइंट जो है वो कहा जा सकता है। साथियों, बांग्लादेश और इंडिया के व्यापार के बारे में अगर हम बात करें तो कुल ट्रेड 1.22 लाख करोड़ का है। भारत से बांग्लादेश 1.04 लाख करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें खनिज, ईंधन, कपास, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी और हिस्से मोबाइल है, और वही बांग्लादेश से कपड़े, फुटवियर, प्रोसेस फूड और समुद्री प्रोडक्ट आते हैं। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में अगर हम बात करें साथियों, तो 12 तारीख को होने वाला, कुल सीटों की संख्या 350 है। चुनाव 300 सीटों पर होगा, महिलाओं के लिए 50 सीट आरक्षित है। नतीजों के बाद रिजर्व सीटें पार्टियों को जीती हुई सीटों के अनुपात में जो है दे दी जाती है। कुल मतदाता लगभग 12 करोड़ है, जिसमें 91% मुस्लिम है, 8% हिंदू हैं और 1% में बुद्ध और ईसाई है। और बांग्लादेश कोई साधारण पड़ोसी देश नहीं, वह दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक धुरी है, और इसे 4 बड़े आयामों पर भी आप समझ सकते हैं। पहला, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट चारों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बे ऑफ बंगाल समुद्री व्यापार और नौसैनिक उपस्थिति का केंद्र है। इंडिया चाइना राइवलरी जो दिख रहा है, भारत कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप और स्टेबिलिटी की बात करेगा, तो चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लोन, स्ट्रेटेजिक लेवरेज की बात करेगा। बांग्लादेश इंडिया चाइना इन्फ्लुएंस
वॉर का प्रमुख मैदान बन जाएगा। जो बांग्लादेश को प्रभावित करेगा वही ईस्टर्न साउथर्न एशिया का दिशा तय करेगा। समुद्री सुरक्षा यानी कि बे ऑफ बंगाल, शिपिंग लेन्स, एनर्जी रूट, सबमरीन के केबल्स और आईओआर यानी कि इंडियन ओशियन रीजन की सुरक्षा काफी हद तक बांग्लादेश की नीति के ऊपर निर्भर करेगी। अगर चीन की मैरीटाइम प्रेजेंस बढ़ी तो भारत की नौसैनिक रणनीति को सीधे चुनौती मिलेगी। और इस्लामिक राजनीति को आप कैसे भूल सकते हैं। दक्षिण एशिया का प्रमुख मुस्लिम बहुल देश यहां की राजनीतिक और वैचारिक दिशा को तय करेंगे। और केवल घरेलू राजनीति तक यह सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। क्षेत्रीय कट्टरपंथ जो उभरेगा, अल्पसंख्यक अधिकारों की स्थिति के ऊपर चर्चा। तो हम ये कह सकते हैं साथियों कि 12 फरवरी का चुनाव यह तय नहीं करेगा कि बांग्लादेश में कौन जीतेगा, बल्कि यह तय करेगा कि साउथ एशिया में किसकी चलेगी। भारत के लिए चुनाव डिप्लोमेसी टेस्ट, सिक्योरिटी चैलेंज और स्ट्रेटेजिक पेशेंस की परीक्षा है। आपको क्या लगता है? 12 तारीख के बाद भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश चाइना के रिश्ते किस ओर जा सकते हैं? कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो ये भी बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।